हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं सुखवीर सिंह अपने इस गोल्डन एरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस कड़ी में हम देखेंगे कुछ और मिसलेनियस टाइप के मॉडर्न इतिहास से जुड़े हुए सवाल, चर्चा करेंगे उनके। फ्रेंड्स, ये सवाल आए हुए भी हैं और आने की संभावना भी है, तो जो एक्सपेक्टेड सवाल हैं उन पे भी हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला सवाल हमारा यही रहा कि जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल बने तो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल निम्न में से कौन बने। यानी 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद किया जाता है तो जो प्रथम भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं वो लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं। क्लियर? ये लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं और इसी बीच पाकिस्तान के गवर्नर जनरल जो बनते हैं वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया जाता है। क्लियर? राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर बी सही होगा। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे ये। क्लियर? और पाकिस्तान के कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के लिए डोमिनियन स्टेट संविधान का प्रारूपण करने का पहला प्रयास निम्नलिखित में से किस घटना के जवाब में किया गया था? यानी डोमिनियन स्टेट। पार्लियामेंटो सुधार 1909 में आया था। 1909 में आया था। चैम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919, साइमन कमीशन 1927 और सम्मेलनों का दौर जो गोलमेज सम्मेलन थे 1930 से लेके 34-30 तक था, ये 33 तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। तो फ्रेंड्स, इसमें पूछा है डोमिनियन स्टेट संविधान का प्रारूपण करने का पहला प्रयास कब किया गया, किसके जवाब में किया गया। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो सी सही होगा। साइमन कमीशन जब 1927 में भारत आता है। क्लियर? तो इसके जवाब में डोमिनियन स्टेट की बात की जाती है 1928 में, क्योंकि जो साइमन कमीशन भारत आया था यह तमाम दलों से मिला, क्योंकि यह इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं था तो इसका विरोध होता है भारत के तमाम जगह। और जो साइमन कमीशन था उसके जो 7 सदस्य थे उन्हीं में एक सदस्य बिर्केनहेड चुनौती देते हैं भारतीयों को कि आप अपने हिसाब से प्रारूप बना के दिखाइए तो हम समझें। भारत में इतने दल हैं, पहले आपस में एकजुट होइए ना, उसके बाद आप बनाएंगे ना प्रारूप। तो मोतीलाल नेहरू इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश करते हैं। क्लियर? तो 1928 में क्या करते हैं? नेहरू रिपोर्ट पेश करते हैं। तो यह किसके घटना के जवाब में? साइमन कमीशन की घटना के जवाब में डोमिनियन स्टेट संविधान का प्रारूप करने का पहला प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन बारदौली सत्याग्रह का नेता था? निम्नलिखित में से कौन बारदौली सत्याग्रह का नेता था? आप जानते हैं फ्रेंड्स, बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। ठीक है ना? यह गुजरात का एक प्रांत तालुका था। गुजरात के एक तालुके में है बारदौली स्थापित है, सॉरी अवस्थित है। जो 1928 की घटना थी, एक आंदोलन हो रहा था और उस घटना का नेतृत्व जो किया था, राइट आंसर हमारा सी सही होगा, वल्लभ भाई पटेल ने। और इस घटना से, इस आंदोलन के नेतृत्व से सरदार पटेल को यहाँ की महिलाओं ने, वल्लभ भाई पटेल को यहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। किसकी? सरदार की उपाधि दी थी। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेतृत्व और सफलता के कारण, ये पहले क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। नेतृत्व और सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली, जिसमें निम्न में से आंदोलन था। यानी किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो आप जानते हैं, राइट आंसर सी सही होगा। यानी खेड़ा आंदोलन नहीं, खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक रहा। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन आप जानते हैं 1930 से लेके 1933-34 तक रहा। 2 फेज में चला था ये।
और ये बारदौली सत्याग्रह 1928। राइट आंसर हमारा 20C सही होगा। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा। ये क्रम को रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुलेमित, कौन सी जोड़ी सही है? फ्रेंड्स, ये रियासतें हैं, ये रियासतें हैं। तो इन रियासतों के विलय को किस माध्यम से किया गया था? तो वही यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि हैदराबाद पुलिस कार्रवाई से, कश्मीर एक्सेस का साधन और जूनागढ़ जनमत संग्रह के माध्यम से। क्लियर फ्रेंड्स। तो आप सभी जानते हैं हैदराबाद का जो नवाब था, निजाम था, यह पाकिस्तान का समर्थक था और पाकिस्तान के समर्थक चाहता था कि पाकिस्तान में मिलूं। क्लियर। लेकिन आप जानते हैं कि अगर भारत का भूभाग देखा जाए तो क्लियर, भारत का भूभाग देखा जाए हैदराबाद ये था। तो आप समझ सकते हैं अगर यह यहाँ के पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में अगर इसे हैदराबाद को मिलाया जाए, पूर्वी पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान था, ये वेस्ट पाकिस्तान था, और ये हैदराबाद का जो निजाम था ये पाकिस्तान में मिलना चाहता था, या इधर मिले या इधर मिले। लेकिन आप अच्छे से जानते हैं अगर ये पाकिस्तान का होता तो यह स्थल रूट से जाता, तो इधर से ये जाता, तो क्या होता, जो रूट जाते यहाँ से भारत की जो सुरक्षा सिक्योरिटी थी उस पर सेंध लग सकती थी। क्लियर। भारत की अखंडता थी वो खतरे में पड़ सकती थी। तो ऐसे में क्या होता है, और जो यहाँ के जो लोग थे वो क्या करते हैं, वो भारत का समर्थन करते हैं, लेकिन नवाब क्या पाकिस्तान का समर्थन करता है। तो पुलिस कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को मिला लिया जाता है। उसके बाद कश्मीर में एक्सेस का साधन इसके द्वारा, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे ये भारत का समर्थन कर रहे थे और यहाँ की अधिकतर आबादी भी कर रही थी समर्थन। तो एक्सेस के माध्यम से एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए, कश्मीर को भारत में मिला लिया गया, जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ था। ठीक। तो 1 2 3 तीनों सही है। राइट आंसर डी सही है हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? द्वारिकानाथ टैगोर, विलियम एडम, गजुल लक्ष्मी नारु शेट्टी, जगन्नाथ शंकर सेठ के द्वारा। तो फ्रेंड्स 1838 में जमींदारों के संरक्षण के लिए, जमींदारों के हितों को संरक्षित करने के लिए लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई थी द्वारिकानाथ टैगोर के सहयोग से। राइट आंसर हमारा ए सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किसने मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी? 1884 का वह समय है। ठीक। इस समय क्या होता है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की जाती है। तो कौन कौन लोग शामिल थे देखते हैं। M.V. राघवाचारी, G. सुब्रमण्यम अय्यर और P. आनंद चार्लो। क्लियर फ्रेंड्स। इसमें जो शामिल थे वो तीनों लोग शामिल थे। वी राघवाचारी भी थे, सुब्रमण्यम अय्यर भी थे और आनंद भी चार्लो भी शामिल थे। राइट आंसर हमारा क्या सही है? डी सही है। 1884 में इसका उद्देश्य जो था संघ की गतिविधियों का समन्वय करना था फ्रेंड्स। क्लियर। और गैर सरकारी जो खुफिया मूवमेंट थे उन्हें एक सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1942 के क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया था, इसमें भी यही कहा गया था कि चीन और अमेरिका के दबाव में जब ये भारत आता है तो कहा जाता है कि आप डोमिनियन स्टेट देंगे, आपको संविधान देंगे, आप क्या करेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत साथ दे ब्रिटेन का। भारतीय मना कर देते, भारत कहता है कि नहीं, अब झांसे में नहीं आने वाले हैं। वही पूछ रहा है कि प्रस्ताव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है।
ये सर रिचर्ड स्टीफर्ड क्रिप्स हाउस ऑफ कॉमन में एक लेबर पार्टी की संसद के नेतृत्व में था। यह दबाव में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा भेजा गया था। यह युद्ध में प्रयासों में भारतीयों की मांग करना था। क्लियर? तो कौन सा सही नहीं है? देखिए आप, रिचर्ड स्टीफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। हाँ सही है, स्टीफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे क्रिप्स मिशन के, और ये लेबर पार्टी के सदस्य थे। तो पहला सही है हमारा। यह अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने भेजा था, सही है। इसमें चीन भी शामिल था, दूसरा भी सही है। युद्ध प्रयासों में भारतीयों का सहयोग की मांग करना, क्लियर? ये तीनों प्रस्ताव उन्होंने भारत के लिए रखे थे। तो हमारा आंसर सी सही है, उपरोक्त में से डी। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रपिता को यानी गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? इस क्वेश्चन को शायद हम पिछले सेशन में देख भी चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। जो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, इनको 1944 में सुभाष चंद्र बोस, S.C. बोस, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करते हैं सिंगापुर से। क्लियर? राइट आंसर क्या होगा? डी राइट आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार अपने उद्धरण यानी अपने उद्घोष में कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका इस्तेमाल इन्होंने कहां से किया था? इसका इस्तेमाल इन्होंने कहां से किया था? तो फ्रेंड्स इसमें यही है कि यानी आजाद हिंद फौज का जो टाइम टेन्योर है 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान इनके हाथ में आती है, और ये बर्मा यानी मामियार रंगून जिसे उस टाइम राजधानी, और आप जानते ही हैं भारत के बगल में, तो बर्मा से इन्होंने उद्घोष किया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्लियर? 1944 में। ये सही राइट आंसर है। क्लियर? इस क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन 1902 में स्थापित पुलिस आयोग की सिफारिशों का परिणाम थी? 1902 का वह टाइम पीरियड है फ्रेंड्स जिस समय लॉर्ड कर्जन यहाँ के वायसराय थे। लॉर्ड कर्जन के समय अनेक आयोगों का गठन होता है, जिसमें पुलिस आयोग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग आयोग, समझे, सिंचाई आयोग, अकाल आयोग, अनेक आयोगों की स्थापना हुई थी। तो यहाँ ये बात कर रहे हैं 1902 में पुलिस आयोग की सिफारिशों का क्या परिणाम थी, क्या परिणाम थी, और सही परिणामों का चयन कीजिए, सही विकल्प का चयन करें। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। जो गांव का चौकीदार था उसको ग्राम प्रधान के अधीन रखा गया पुलिस आयोग में, यह सही है। ग्राम प्रधान की देखरेख और नियंत्रण कलेक्टर या उपायुक्त या उनके जो प्रतिपालक थे, अधीनस्थ थे, वो इसकी जिम्मेदारी देखते थे, यह भी सही है। पुलिस अधीक्षक का पद सृजित किया था, जो पुलिस अधीक्षक होता है उसका भी पद पुलिस आयोग का जो गठन हुआ था इसकी सिफारिशें थी, इसमें इस बात की चर्चा की गई है कि पुलिस अधीक्षक का पद सृजित किया जाए। तो फ्रेंड्स हमारे इसमें तीनों सही है कि ग्राम प्रधान के अधीन को चौकीदार में रखा, चौकीदार को ग्राम प्रधान के अधीन रखा गया, और इसका देखरेख नियंत्रण कलेक्टर करता था, और इसी समय एसपी यानी पुलिस अधीक्षक की पद की भी स्थापना की। राइट आंसर हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूना संधि निम्न में से किसके लिए प्रदान की गई थी? पूना समझौता, पूना पैक्ट जो आया था, गांधी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ था, पूना पैक्ट। क्लियर?
गांधी और अंबेडकर के बीच में यानी एक समझौता हुआ था, पूना पैक्ट। क्लियर? इस पूना पैक्ट के बारे में कहा जाता है जिसे दलित यानी कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। तो इसमें क्या था कि दलितों के लिए आरक्षण की बात की गई थी। क्या की गई थी फ्रेंड्स? दलितों के लिए भी आरक्षण की बात की गई थी। तो इसी में एक समझौता आया था, एक प्रस्ताव आया था, उसे कहा गया है पूना पैक्ट। और इस पूना पैक्ट के बारे में क्या विशेषताएं थी, वही इस पे चर्चा की जा रही है। तो जो पूना पैक्ट है इसके बारे में कहा जाता है कि दलित वर्गों के पक्ष में, क्या दलित वर्गों के पक्ष में प्रांतीय विधानसभाएं में आरक्षण, यानी जो SC ST थे उनके लिए प्रांतीय विधानसभाओं में आरक्षण। क्लियर? उसके बाद केंद्रीय विधानसभाओं में दबे वर्गों के लिए 18%, केंद्रीय विधानसभाओं में दबे हुए वर्गों के लिए 18% आरक्षण, उदास वर्गों के लिए शिक्षा अनुदान, कुछ चुनिंदा मतदाताओं में दबे हुए वर्गों के लिए डबल वोटिंग। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, दोबारा फिर देखते हैं। जो शोषित वर्ग था उसके पक्ष में प्रांतीय विधानसभाओं में आरक्षण, ये सही है। आरक्षण की मांग की थी प्रांतीय विधानसभाओं में, सही है। और केंद्रीय विधानसभाओं में दबे हुए वर्गों के लिए 18% की बात की थी, यह भी सही है। और उदास जो कमजोर वर्ग थे उनके लिए शिक्षा अनुदान की बात थी, लेकिन डबल वोटिंग का कहीं प्रावधान नहीं था। ये गलत है और 1, 2, 3 सही है। राइट आंसर हमारा बी सही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से निम्नलिखित क्षेत्रीय समायोजन किया गया। क्षेत्रीय समायोजन का मतलब यही है कि एक राज्य से दो राज्यों से मिलाकर तीसरा बना दिया, एक प्रांत को 2 प्रांतों में डिवाइड कर दिया। क्लियर फ्रेंड्स? तो वही यह बात की जा रही है। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था 1935 के एक्ट में, यह सही है। उड़ीसा को बिहार से अलग हो गया था, यह भी स्टेटमेंट सही है। सिंध को बंबई से अलग कर दिया था, क्या सिंध को बंबई से अलग कर दिया था? क्लियर है, सिंध को बंबई से अलग कर दिया था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत को के गवर्नर को प्रांत का दर्जा दिया गया था। जो वेस्ट फ्रंटियर था उसे क्या गवर्नर के प्रांत का दर्जा दिया गया था, गवर्नरी एक कहा गया उसे। तो यही पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा है। आप जानते हैं बर्मा को भारत से अलग कर दिया था 1935 के एक्ट में, उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया था और सिंध को बंबई से अलग कर दिया गया था। ये सारे प्रावधान 1935 के एक्ट में साफ साफ दिए गए हैं। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को भी प्रांत को गवर्नर प्रांत का दर्जा दिया गया था। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स जो होगा हमारा सी सही होगा। क्लियर? सी राइट आंसर सही है। 1, 2, 3, 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस ब्रिटिश अधिकारी ने झांसी में 1857 के विद्रोह को दबा दिया था? तो आप सभी जानते हैं किस ब्रिटिश अधिकारी ने झांसी में 1857 के विद्रोह को दबा दिया था। आप सभी जानते हैं जनरल ह्यूरोज था। राइट आंसर सी सही है, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि जब वीरगति को रानी झांसी की रानी प्राप्त हुई थी तो उस मैदान में पड़ी हुई थी वीरगति की शहादत में। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कहा था, ह्यूरोज ने कहा था कि इस मैदान में पड़ी हुई अकेली महिला यह वीर है। ठीक है, वीर है। तो सहायक गठबंधन का सिद्धांत किसने लागू किया था? क्लियर? सहायक गठबंधन का सिद्धांत किसने लागू किया था? तो आप जानते हैं बेलेजली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए फ्रेंड्स। निम्नलिखित राजनीतिक नेताओं को उनके कलम नामों से के साथ विचार कीजिए। कलम नामों का मतलब है कि उपनामों से उन्हें संबोधित कीजिए। तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी, CR दास को दीनबंधु और सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का राजकुमार। क्लियर? तो आप सभी जानते हैं गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है, सही है। CR दास को देशबंधु कहा जाता है, यह भी सही है। सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का राजकुमार कहा जाता है, यह भी सही है। राइट आंसर हमारा डी सही है। 1, 2, 3।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, समझे, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। समझे, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। रैयतवाड़ी स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त बंबई मद्रास में, रैयतवाड़ी स्थायी बंदोबस्त बंगाल बिहार उड़ीसा में, रैयतवाड़ी बंबई मद्रास में, महालवाड़ी उत्तर पश्चिम प्रांत और जो जाविड सेटलमेंट था वह गुजरात में। आप सभी जानते हैं कि यह जो राजस्व वसूल करने का एक तरीका था, और इसमें क्या होता है, तीन परंपराएं जो थी प्रमुख, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, तो आप सभी जानते हैं बंगाल बिहार उड़ीसा और यूपी के बनारस खंड में, समझ रहे हैं ना, स्थायी बंदोबस्त को लगाया गया था। रैयतवाड़ी की अगर बात करते हैं तो मद्रास और बंबई प्रांत में, मद्रास और बंबई प्रांत में, यह भी सही है। और उसके बाद महालवाड़ी जो थी उत्तर पश्चिम प्रांत में, जो सिंध प्रांत था, पाकिस्तान प्रांत था, पंजाब प्रांत था, उनमें लगी हुई थी। और जाविड सेटलमेंट जो था यह गुजरात में। क्लियर, चारों आंसर हमारे सही है, विकल्प सही है, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाला पहला भारतीय कौन था? जी.के. गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, अंबिका चरण मजूमदार? नहीं, राइट आंसर हमारा सही होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, 1909। क्लियर, पहली बार इन्हें गवर्नर की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया था। क्लियर फ्रेंड्स, राइट आंसर हमारा क्या सही होगा? सी सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे पेशवा को हिंदू पद पातशाही के आदर्श के लिए जाना जाता है? बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव या बाजीराव द्वितीय? तो फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हमारा सही होगा, ए सही होगा, बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम के बारे में ही कहा जाता है कि इन्होंने हिंदू पातशाही पद को बढ़ावा देने के लिए काफी कार्य किए। इन्होंने हमेशा पूरे भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखा था। क्या? इन्होंने भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखा था। मुगलों पर हमला करने का भी इन्होंने शाहू को चुनौती स्वीकार, यानी शाहू ने इनकी चुनौती को स्वीकार किया था। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉर्ड कर्जन द्वारा सिंचाई आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड कर्जन के समय सिंचाई आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आप जानते हैं इसके समय अनेक आयोगों का गठन हुआ था, तो वही पूछा जा रहा है कि लॉर्ड कर्जन के समय एक सिंचाई आयोग गठित हुआ था, तो उसके अध्यक्ष कौन है? इसका फ्रेंड्स, तो विलियम एडवर्ड नहीं है, नॉर्मन क्लोप नहीं है, रॉल्फ स्टेनहॉयर नहीं है, बॉल्डविन स्टॉक मॉनरेफ है। क्लियर, इन्हें ही 1903 में लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? सिंचाई आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। लॉर्ड कर्जन के समय निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई थी? उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत की स्थापना, क्वीन यानी रानी विक्टोरिया की मृत्यु, कलकत्ता नगर निगम पारित, बंगाल विभाजन रद्द, इनमें से क्या हुआ था? तो आप सभी जानते हैं उत्तर पश्चिम प्रांत की स्थापना हुई थी, यह स्टेटमेंट सही है। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत की स्थापना हुई थी, यह कथन सही है। क्लियर, क्वीन विक्टोरिया की मृत्यु हुई थी, यह भी कथन सही है। इसी समय कलकत्ता नगर निगम कानून पारित हुआ था, यह भी सही है। लेकिन बंगाल विभाजन इसके समय रद्द नहीं हुआ था। क्लियर, यह रद्द हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समय 1912 में, जिस समय लॉर्ड जॉर्ज पंचम भारत आए थे। क्लियर, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हुई थी उस समय। क्लियर, तो इसके 1 2 3 सही है, बी यानी सी सही है, हमारा विकल्प सी सही है। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत की स्थापना इसी के समय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।
गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बारे में आप जानते हैं फ्रेंड्स कि 1920 में स्टार्ट हुआ था ये। इसी के समय चौरी चौरा का जो कांड हुआ था और इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट होता है। इसी समय गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट होता है। नमक कानून की घटना सविनय अवज्ञा से जुड़ी हुई है। क्लियर? खिलाफत आंदोलन का मुद्दा फ्रेंड टर्की से जुड़ा हुआ था 1920 का, लेकिन भारत में मुस्लिम समुदाय की एक बड़ी आबादी रहती थी और उसकी धार्मिक अस्मिता का सवाल इस टर्की आंदोलन से जुड़ा हुआ था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में टर्की पराजित होता है और वहां इंग्लैंड उसे दंड देना चाहता है, तो खलीफा का पद और टर्की का विभाजन करना चाहता है। खलीफा के पद को समाप्त करना चाहता है, टर्की का विभाजन करना चाहता है और टर्की भारत में बसे मुस्लिम और विश्व में अनेक पार्टों में बसे मुस्लिम इस चीज का विरोध कर रहे थे। तो यह भी आंदोलन 1920 में स्टार्ट होता है। क्लियर? और गांधी जी ने खिलाफत का आंदोलन इसलिए समर्थन किया था कि भारत में हिंदू मुस्लिम एकता बढ़े। क्लियर फ्रेंड्स? लेकिन जो करो या मरो का नारा 1942 में गांधी जी ने 1942 में दिया था। क्लियर? यह वही ऐतिहासिक मैदान था जहां से कांग्रेस की स्थापना हुई थी, गोकुलदास तेजपाल इंटर कॉलेज मुंबई। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर करो या मरो का राइट आंसर डी सही होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। क्लियर? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ होता है। अनेक बड़े नेताओं को, गांधी जी को, पटेल को, राजेंद्र प्रसाद को, वल्लभ और नेहरू को, इनको, राजेंद्र प्रसाद को, बड़े जितने भी बड़े नेता थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसी को यरवदा जेल में रखा जाता है तो किसी को बांकीपुर जेल में रखा जाता है। इसी समय नेहरू ने अपनी आत्मकथा डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना की थी। कहा जाता है कि यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन बाद में बना, क्योंकि यह आंदोलन खुद से लीड होता था। भारत छोड़ो आंदोलन, पीटी ऊषा, इन्होंने छुप करके रेडियो का प्रसारण करती थी और इसी समय अड़ा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई थी। जेल से फरार होके कुछ लोग भाग गए, जैसे आंदोलनों को लीड किया। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, आज अपनी सीरीज का यही विराम करते हैं। फिर मिलते हैं कल एक नई सीरीज के साथ, नए वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी सीरीज पसंद आ रही होगी। आप इसी तरह लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर मिलते हैं कल। बाय बाय।